और शी जिनपिंग भी इस लिहाज से बात कर रहे हैं। क्या वो केवल एलएसी का झगड़ा है या इकोनॉमी के हिसाब से भी एक झगड़ा है? देखिए, मैं समझता हूं कि G20 की अपनी महत्ता है। भारत को चेयरमैन बनना था, ये तो रोटेशन के हिसाब से बनना था। पुतिन साहब यहाँ नहीं आ रहे, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है कि नहीं आ रहे हैं, नहीं तो पूरा जो एक कंसंट्रेशन फोकस हर वक्ता का, हर मीडिया का होता कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। यूक्रेन मुद्दा नहीं है। G20 का जो संदर्भ है, जो उद्देश्य है, वो है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, उसका है विकास। और शी जिनपिंग आए ना आए वो उनकी मर्जी है, उसका भी कोई असर G20 पर नहीं है। पर चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चीन के ऊपर कुछ दायित्व है कि दुनिया की विश्व का विकास, आर्थिक स्टेबिलिटी के ऊपर इस समय एक बड़ा मुद्दा जो G20 के सामने है डेट वल्नरेबिलिटी का है, और उसमें चीन उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग का आना ना आने को हमें बिल्कुल तूल नहीं देना चाहिए, मुद्दों पर जाना चाहिए और क्या आउटकम होगा। देखिए, कोई भी G20 या कोई भी बहुराष्ट्रीय संस्था बनती है तो एक विशेष परिस्थितियों में बनती है। कुछ नए मुद्दे आते हैं और उनसे डील करने के लिए उसको बनाया जाता है। 2008 में G20 पहले भी था, फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पे, उसको समिट लेवल पे किया गया फॉरेन एक्सचेंज पर, और उन्होंने बड़े अच्छे निर्णय लिए जिससे कि विश्व की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार आया और स्टेबिलिटी आई। पर ओवर टाइम G20 ने अपना फोकस बिल्कुल लूज कर दिया है। मैं किसी से भी पूछता हूं कि एक साल पहले बाली में जो भी रिजल्ट आया, क्या हम में से एक भी रिकॉल कर सकता है कि वहां क्या रिजल्ट आया? G20 एक एस्पिरेशनल संस्था हो गई है। हम ये करना चाहते हैं, हमें ये करना चाहिए, ये नहीं कि हम क्या करेंगे। क्या कोई नंबर्स हैं? मैं चाहता हूं कि भारत की प्रेसिडेंसी में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बड़े आउटकम फोकस्ड हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि भाई क्या मुद्दा निचोड़ के क्या आना चाहिए, तो की तरफ ना चला जाए कि जो 120 मुद्दे जनरल असेंबली में एस्पिरेशनल ग्रुप है, नो एंगेजमेंट ग्रुप है, पर आउट स्टेटमेंट जहां उनके आए हैं कि साहब डेट क्लाइमेट $50 अरब देंगे, अवश्य देंगे, क्रिप्टो करेंसी पर हम ये करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये करेंगे, ऐसा अभी तक कुछ। मैं समझता हूं कि शायद हमारे सब शेर लगे होंगे और जो आउटकम जो निकलेगा उसमें कुछ रिजल्ट्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ डायरेक्शन होगी। ये नहीं कि केवल एस्पिरेशन है कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और जो कॉमनवेल्थ का हुआ, जो जनरल असेंबली का हुआ, और मैं समझता हूँ कि जो SCO का भी हो रहा है हाल, वो G20 का ना हो जाए। हमें चेयरमैन होने के नाते इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियरली डायरेक्शन दिया है, मानव केंद्रित विकास होना चाहिए, मानव केंद्रित, टेक्नोलॉजी केंद्रित नहीं, अर्थव्यवस्था केंद्रित नहीं, मानव केंद्रित। और उन्होंने 4 क्लाइमेट चेंज पर कुछ कॉन्क्रीट आउटकम आ सकता है। डिजिटल इकोनॉमी पर और गवर्नेंस पर मैं समझता हूं भारत की तरफ से कोई बहुत कॉन्क्रीट ऑफर आएगा सब ग्लोबल साउथ के लिए कि हम अपना जो भी आधार है या रुपये है या हम फ्री सबको देने के लिए तैयार हैं। ये वेस्ट को शर्म करने के लिए है उनको कि वो 50 करोड़ अरब देने का उन्होंने वादा किया था, कुछ नहीं दिया एक पैसा, पर भारत ये सब करने को तैयार है। जेंडर पार्टिसिपेशन पे कुछ हो सकता है। और देखिए, जो आगे विश्व व मानव जाति के सामने सबसे बड़ा संकट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तो मजबूत करेगा, पर मानव जाति को, एम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल खत्म कर सकता है। सब देशों को बहुत आवश्यक है कि बहुत ध्यान से इसको देखें। कंपनीज इसको ड्राइव कर रही हैं, कंपनीज का तो प्रॉफिट मोटिव है, वो तो हजारों करोड़ ये चांद पे जा रहे हैं। ये सब जो हमारे बड़े बड़े मस्क वगैरह, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। भारत ग्लोबल साउथ के लिए बोलता है। प्रधानमंत्री मोदी देश की नब्ज, विश्व की नब्ज समझते हैं, वो गरीबों के लिए बोलते हैं। और आर्टिफिशियल, अगर हमारे इतने यंग जवान यूथ है, उनकी जॉब्स का क्या होगा? इसके ऊपर कोई कंपनी काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट्स को काम करना होगा। मनी इज हार्टलेस, प्रॉफिट इज हार्टलेस, कंपनीज आर हार्टलेस। गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे भारत की है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि और सब देशों के साथ मिलकर ये मानव के जाति के सामने जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे कैसे डील करना है उस पर बात करें। ये नहीं कि और जब हजारों मुद्दे हैं जिन पे बात चलती आई है, चलती रहेगी। नहीं, सही बात आप कह रहे हैं। और क्योंकि जब बाली इंडोनेशिया में जब ये संपन्न भी हुआ, उसके बाद से अब तक अगर वाकई उसकी कोई सुर्खियां तलाशेगा तो केवल ये समझ में आएगा कि भाई 3 बार 3 पैरा में वॉर का जिक्र था, उसे लेकर आपत्ति हुई। लेकिन ये G20 का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। G20 का मुख्य उद्देश्य अलग होता है। और इसीलिए बलराम सिंह जी, आप बॉस्टन से हमारे साथ जुड़े हैं, अमेरिका की कोशिश अलग रहती है। अभी जब भुटोरिया साहब भी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा हम तो चाहेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वहां पर मुद्दा उठाया जाए, लेकिन विश्व की जो जरूरतें हैं, जिस अर्थव्यवस्था की और जिन आर्थिक विकास की बात हम समूचे विश्व में उस ग्लोबल साउथ की या फिर अफ्रीकन यूनियन को यहां पर लेकर आने की बात करते हैं, तो वो जरूरतें बदल जाती हैं विश्व की। जी, ये समय के साथ चीजें बदलती हैं। जैसे कि अभी पिछले वक्ता ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस बना, जनरल असेंबली बनी, G7 बना, G8 बना, ये से बनते रहते हैं और ये फिर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन मुझे G20 में ये खास करके जो भारत की इस समय नेतृत्व है उसके साथ इसके वैल्यूज भी बदले जा सकते हैं, ऐसा लगता है। अमेरिका सबसे आगे इस समय दादा है बेसिकली, और वो ध्यान भी नहीं, ऐसे कहने के लिए वो ध्यान भी नहीं दे रहा है G20 में क्या, क्योंकि जैसे रोम में हुआ करता था पहले जमाने में, बहुत पुरानी बात है ये, कि जब राजा बैठता था वो क्या रेसलिंग करवाता था, तो जनता को इधर उधर लगाता था कि जनता उसके ऊपर ध्यान न दे। तो अमेरिका जो है ऐसी छोटी छोटी चीजों को ऐसे ध्यान दे करता है कि नहीं, मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूँ। तो अमेरिका में, लेकिन अगर आपको देखना है तो अमेरिका में यहाँ की अर्थव्यवस्था में बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन चूंकि इनका डॉलर चलता है इसलिए ये सब कुछ चलता है। लेकिन अगर भारत को देखें, और अमेरिका में एक तरह की एक बात और बताना चाहते हैं, इस समय इंडिया अमेरिका के दिमाग में है। खास करके आप लोगों ने सुना होगा विवेक रामास्वामी जो है, पिछली उनकी जो डिबेट थी वो उसमें सफल रहे हैं, तो और भी उनका फोकस है, अमेरिकन लोगों का फोकस भारत पे, कि उसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो आप योग को देखें, आयुर्वेद को देखें, या कि यहाँ पे जो हम लोग NRI लोग आए हुए हैं उनका आप 22 CEOs मेन जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां CEOs हैं, तो इंडिया के ऊपर ध्यान है। और इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये नारा रहा है वसुधैव कुटुंबकम, उसमें हमको इधर उधर नहीं करना चाहिए कि इसका मतलब ये हो सकता है, वो इसका मतलब अगर चाइना को प्रॉब्लम है तो चाइना को प्रॉब्लम है। आई कैन टेल यू, मैं चाइना ताइवान गया हूँ और वहां पे मैंने देखा है चाइनीज लोग, यहाँ तक कि चाउ एन लाई ने प्रधानमंत्री नेहरू को बोला था कि भारत का नाम, चाइनीज नाम जो है वो है जिटियन बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि पश्चिमी स्वर्ग। इसको भारत को वहां के लोग मानते हैं। ये सी जिनपिंग क्या बोले क्या करें, इसे कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन जो बात मेन चीज ये है कि जो ये G20 अर्थव्यवस्था के लिए चला था, और अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब अर्थ होता है, अर्थ का मतलब मीनिंग होता है, अर्थ का मतलब मनी नहीं होता है। तो इसको जो मनी से जोड़ दिया गया है, इसमें हमको लगता है कि एक सटल रूप से भारत ने ये जो अभी इस समय जो इनका व्यवहार है सारी दुनिया को जोड़ने का और अपने एक्शन से जोड़ने का। जब जब कोरोना आया तो वैक्सीन सारी दुनिया में गरीब देशों को देने के लिए भारत ने जो पहल की, अपने लोगों की रक्षा की, दूसरों की भी की, वो बहुत जबरदस्त चीज है। ये समय इत्तेफाक है ऐसा कि समय ऐसा आ गया है कि भारत में अभी चंद्रयान वहां पे जाके लैंड कर गया है। भारत का भी रिपोर्ट आई थी कि ग्रीन एनर्जी का जो गोल था वो भारत ने पूरा किया हुआ है। तो इसको कहने का, जब आपने कुछ किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ये बात करने के कहने वाली नहीं है, आपने करके दिखाया हुआ है, तो लगता है भारत का एक इस समय दबदबा बन रहा है।